हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पर। ये देखिए जो है कक्षा 8 की बुक है जो भारत सरकार बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराती है। भारत संसाधन एवं विकास है, जिसमें हम पहला लेसन आपको पढ़ा चुके हैं संसाधन, और दूसरा पाठ आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भारत कृषि एवं सिंचाई, कि भारत में कृषि कैसी है, कब कब की जाती है, और सिंचाई जो है कैसे कैसे किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर समझाने वाला होगा वहाँ आपको समझाएंगे, जहाँ पे समझाने वाला नहीं है वहाँ पे आपको नहीं समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर दिया है जिससे कि आपको पढ़ने में सुविधा होगी। जैसे आपने अपने घर में, कस्बे में, अपने घर और आस पड़ोस वालों को खेत पर जाते देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि वे लोग खेतों में क्या करते हैं? क्या कभी आप अपने पिता या भाई के साथ खेत पर काम करने, जैसे फसल बोने, काटने, अनाज लाने जाते हैं? यह आप के घर या आस पड़ोस वालों को व्यवसाय है जिसे हम कृषि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कह रहा है ये लाइन, कि जो हमारे जैसे पिता हो गए या भाई हो गए, गांव में अक्सर क्या होता है, शहर में तो नहीं ऐसा है कि बच्चे जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ जा रहे हैं, भाई कहाँ क्या काम कर रहे हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, बच्चे अक्सर देखते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, और पास पड़ोस वालों को भी देखते हैं कि वो अपने खेत में जाते हैं और कैसे कैसे खेत में काम करते हैं, कैसे फसल बोते हैं, कब काटते हैं, और अनाज जब घर में लाते हैं तो ये सब बच्चों के सामने होता है तो वो ये सब जानते हैं। गांव के बच्चे जानते हैं, लेकिन शहर के बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो ये जो गांव में होता है, क्योंकि गांव में ही अधिकतर किसान खेती का काम करते हैं, तो उनका जो काम होता है कृषि करना, या उनका व्यवसाय भी होता है। और तो इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको। जो लोग अपने जो कृषि करना दो तरीके से है। जैसे कुछ लोग कृषि क्यों करते हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब करते हैं। जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं तो वो निर्वाह कृषि कहते हैं, जो कि आगे बताएंगे हम आपको। फ़िलहाल यहाँ पे ये समझ लो कि जो हम अपनी व्यवसाय है जिसे हम कृषि कहते हैं। कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया मतलब है ये जो भारत की है, जो कृषि है सबसे पुरानी है, जिससे आर्थिक क्रिया है। यह हमारे देश की आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि पर पूरा जो है देश निर्भर करता है, क्योंकि कृषि से आने वाला सबसे ज़्यादा धन जो है वो कृषि से ही आती है। और हमारे भारत में सरकार को जो आर्थिक रूप से जो विकास हो रहा है वो कृषि से ही हो रहा है। ठीक है, कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसल उत्पादन करना ही नहीं होता है। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी आता है। यहाँ पे ये है, खेती या फसल उत्पादन ही नहीं होता है। ठीक है, कृषि जो होती है, कृषि में तो कई चीज़ें आ जाती हैं। कृषि से लोग क्या समझते हैं कि खेती और फसल से ही समझते हैं कि हाँ कृषि जो है खेत से संबंधित है या फसल से, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कृषि में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। पशुपालन भी कृषि में आएगा, मुर्गी पालन आएगा, मधुमक्खी पालन भी आएगा, रेशम कीट पालन भी आएगा, झींगा पालन है, बागवानी है, मत्स्य पालन भी है। जैसे अगर कोई पूछता है कृषि में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इन सबको आप बता सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। यानी कि है, जैसे मनुष्य है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पौधों को बोता है। कोई गन्ने की फसल बोता है, तो कोई गेहूं की, कोई धान की। तो जो वो फसल पौधों को उगाता है तो उसे ही फसल कहते हैं।
और फिर क्या, पशुपालन के अंतर्गत पशु और पक्षी भी शामिल हैं, ठीक है, जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग के लिए पालता है, ठीक है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा गया है। कृषि के अंतर्गत आपका वानिकी भी आ जाएगा और आपका मत्स्य पालन भी आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि में क्या क्या चीज़ें शामिल होती, तो आप बता सकते हो मत्स्य पालन भी इसमें आ जाता है और वानिकी भी आ जाती है, बागवानी आ जाती है, ये सारे जो हमने नाम बताए वो आप बता सकते हो। फिर है, सोचिए सबसे पहले लोगों ने खेती करना क्यों प्रारंभ किया होगा। तो पुराने समय से लेकर अब तक खेती करने के तरीक़ों में बहुत अंतर आया है, ठीक है। इसे जानने के लिए आप अपने घर और या गांव के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कीजिए, उनके खेती करने का क्या तरीका था। अब आप के गांव के लोग खेती कैसे करते हैं। पहले गांव में खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, किंतु अब इस कार्य के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग देखते होंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। बच्चों, इसमें आपको ध्यान देना है कि एक तो यहाँ पे कि ट्रैक्टर जो है कृषि का आधुनिक उपकरण है, मतलब ये ट्रैक्टर पहले नहीं चलता था। पहले क्या होता था, खेतों को किससे जोता जाता था, बैल के द्वारा और हल के द्वारा जोता जाता था, लेकिन वो पुराना था, खेती करने का तरीका था। लेकिन आज जो आधुनिक समय में चल रहा है वो क्या है, हमारा ट्रैक्टर से खेती की जाती है। तो ये आधुनिक उपकरण होता है, यानी साधन होता है कृषि करने का। तो पहले का तरीका और आज के तरीके में कृषि में बहुत अंतर आया है। पहले इतना उत्पादन में वृद्धि नहीं होती थी, पहले कम उपज होती थी। आज लेकिन इतने अच्छे अच्छे रासायनिक खादें चल गई हैं और उपकरण चल गए हैं, जिससे कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो वही चीज़ कह रहा कि पहले की खेती करने का तरीका और आज की खेती का तरीके में बहुत अंतर है। उसी तरीके से वृद्धि भी हुई है उपज में। ये देखो यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है। खेती का ये पुराना तरीका था, कैसे बैल के द्वारा और हल ऐसे जोतता था। इसमें क्या था, समय भी अधिक लगता था जोतने में, और समय की तो बर्बादी होती थी, और साथ में मतलब थकावट वगैरह ये सब भी, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती थी, लगती थी, और उपज भी नहीं अच्छी होती थी। लेकिन अब जब आधुनिक तरीका आया है, वो ट्रैक्टर से होता है, जल्दी हो जाता, समय कम लगता है, पैसा भी कम लगता है, उपज भी हमारी ज़्यादा लगती है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा खेती का आधुनिक तरीका है। फिर आप ये बनता है, फिर आपके गांव में लोग खेती करते हैं, इससे उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं पूरी होती हैं जो गांव में जो लोग खेती करते हैं, ठीक है। तो ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। कहने का यहाँ पे ये है, जैसे खेती या पैदावार, खेती पैदावार जिससे यानी कि दैनिक जीवन, यानी कि जो रोज़ वाली ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी, जैसे कहते हैं ना, रोज़ ज़िंदगी कैसे की आवश्यकताएं हमारी होती हैं, खाना पीना, रहना सोना, इस तरीके से जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं वो किससे पूरी हो रही हैं, खेती से हो रही हैं, और खेती से हो रही हैं, ठीक। जो पैदावार हम जो भी पैदा करते हैं खेती से, जैसे कुछ कोई बोता है तो कुछ कोई बो रहा है किसान, तो ये क्या है, इससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसे क्या नाम दिया गया, निर्वाह कृषि, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आंसर भी है, ये इस तरीके से ये आंसर भी है आपका पहला, कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। निर्वाह कृषि उसे कहते हैं जो ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, ठीक है। फिर है, आप पता कीजिए आपके गांव व कस्बे में लोग कौन कौन सी फसलें बाज़ार में बेचने के लिए पैदा करते हैं। तो कौन कौन सी करते हैं, जरा देखो। जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, स्थानीय आवश्यकताओं की, यानी कि
जहाँ पे रह रहे हैं, और जो हमारे रोज़ की जो ज़िंदगी होती है, जैसे खाना पहनना इस तरीके की, तो वो जो वहाँ के स्थानों की जो आवश्यकताएं होती हैं, मकान हो गया, ये इस टाइप की पूर्ति कीजिए, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यहाँ पे वही लाइन है, जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना है उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ये आंसर भी है आपका। व्यापारिक कृषि उसे कहते हैं जो जो फसल हम बोते हैं और उसका उद्देश्य यही होता है कि उस फसल को हम तैयार कर लें और उसे बाज़ार में बेच दें, जो वो क्या हो जाती है, व्यापारिक होती है। लेकिन कुछ किसान इसलिए बहुत मतलब खेती करते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं और उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। अब देखिए, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अगर कहा जाए ना, तो भारत में जो हमारी प्रधानता है आर्थिक मूल्य की, तो सबसे ज़्यादा कृषि से पूरी होती है। हमारे देश में लगभग, यहाँ पे पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमारे देश में लगभग 54.6% लोग कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार में लगे हुए थे। यानी कि ये जब जनगणना हुई थी हमारी 2011 में, ये उसके हिसाब से ये डाटा आया है, ठीक है, ये उसके हिसाब से डाटा है। आज का डाटा चेंज हो गया है, लेकिन अभी हमें हमारा जो जनगणना जो 2000 की जनगणना है उसी के अनुसार ही हमें अभी डाटा को याद करना है। तो उस समय का डाटा 54.6% लोग जो थे वो किस पे निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे, मतलब आधे से भी ज़्यादा, ठीक है। और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 17.8% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। जो आय हमारी राष्ट्रीय आय है, वही जो हम बताना चाह रहे थे कि देश की कुल राष्ट्रीय आय होती है, मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जो राष्ट्रीय आय जो हमको प्राप्त होती है जो कृषि से, वो लगभग कितना हमें प्राप्त हो जाती है कृषि से, 17.8%, ठीक। कृषि से ही हमको मिलता है राष्ट्रीय आय, यानी जो हमें धनराशि मिलती है राष्ट्र को यानी भारत को, तो वो कितना प्रतिशत, हमें 17.8% है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। विभिन्न प्रकार की जलवायु, विविध मिट्टियों के कारण देश के लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। हमारे भारत में एक प्रकार की कृषि नहीं होती है, हमारे भारत में जो है विभिन्न प्रकार की कृषि होती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की मिट्टियों में विभिन्नता है, जिसके कारण यहाँ की फसलों में भी मतलब फसलें भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। फिर है, देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा आप लोग। जहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट लगता है वहाँ पे हाँ आप लोग पॉइंट ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि सब तो पूरे लेसन में सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। जहाँ जहाँ में होगा तो वहाँ पे मैं बता दूँगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, 3 वर्गों में रखा गया है। तो पहला क्या है, खदान फसल, दूसरा है नकदी फसल, तीसरा है पेय एवं बगाती फसल। पेय का मतलब होता पीने वाली, बगाती मतलब जिसके बाग में मतलब फसल होती है, बगाती फसल बोली जाती है। जैसे चाय की होती है, काफ़ी की होती है, ये सब बगाती फसल बोली जाती हैं, ठीक है। और खदान में क्या आ जाता है, गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दाल, ज्वार, बाजरा आदि, यानी जो कि हमको पानी की मात्रा इनमें कम होती है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ है, खदान में क्या आ जाएगा, जिसकी मात्रा इनमें पानी की मात्रा कम होती है, और ये हमको सालों साल हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और मटर तो ये चना है, ये सब सूखी वाली हैं, जो मतलब
ये हरी वाली नहीं है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे नगदी फसल। नगदी फसल क्या होती है? जिनसे हमें पैसा प्राप्त हो जाता है जल्दी। हम तुरंत, जैसे गन्ना है, गन्ना बेच के हमें पैसा तुरंत प्राप्त हो जाता है। कपास हो गया, जूट, तिलहन, तम्बाकू आदि आ जाता है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको इम्पोर्टेंट में करके। पेय और बगाती फसल जैसे चाय हो गई, कहवा हो गई, रबड़ हो गया, गरम मसाला हो गया, ये आदि। जैसे मैंने कहा था, पेय में तो चाय मतलब यानी लिक्विड चीज़ आ जाती है, लेकिन बगाती में क्या आ जाता है? जैसे मसाला हो गया। इस तरीके की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। फिर क्या है? अपने परिवेश में पैदा होने वाली फसलों की जानकारी करके अलग अलग वर्ग में इनकी सूची बनाइएगा आप लोग, ठीक। फिर आगे है, आप अपने गांव के आसपास के लोग अलग अलग समय में अलग अलग फसलें बोते हैं और काटते हैं, देखते हैं। पता कीजिए बोने और काटने के समय के आधार पर हमारे यहाँ कितने प्रकार की फसलें होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कृषि फसलों के प्रकार। देखो, हमारे यहाँ कृषि के प्रकार पूछे जाते हैं कि कृषि जो बोई जाती है उसके प्रकार कितने हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम जो होता है 8th से लेके आगे तक, जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं, सभी जो परीक्षाएं होती हैं वो इनसे रिलेटिव क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों ज़रूर इनको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहा जाए ना निचोड़ है ये सब इस लेसन का। तो पहला आता है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। इनको याद कर लीजिए आप। रबी की फसल कब बोई क्या समय है इसका? जाड़े के प्रारंभ में बोना है और ग्रीष्म ऋतु में प्रारंभ में काटना है। बच्चों इसे समझ लीजिए, जाड़े की ऋतु जब प्रारंभ होती है तब हम इसको बोते हैं, और जैसे ही गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो हम इसको काट लेते हैं। हम इसकी एक ट्रिक लेके आएंगे, जो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तब तक आप लोग इसको ऐसे ही याद करिएगा। उपज क्या होती है? जैसे जो हमारी रबी की फसल है उसमें क्या क्या होता है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि, ठीक है। फिर एक खरीफ की फसल में क्या समय है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटना है। उपज क्या इसमें आएगी? धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि जूट की फसल किस में आती है, मूंगफली की फसल किस में आती है, ठीक है। अब देखिए, जायद की फसल समय क्या है इसका? मार्च अप्रैल में बोना है। उपज तैयार हो जाने पर प्राप्त करना है। जैसे ही उपज तैयार हो जाती है वैसे इनको काट देना। इनका समय नहीं है कि फिक्स है कि हाँ समय इसका तो फिक्स है बोने का कि मार्च अप्रैल में बोई जाती है, लेकिन जैसे ही उपज हमारी तैयार हो जाती है वैसे हम इसको काट लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है उपज में? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां। इसमें क्या है? पानी वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये हो गया आपका। अब इधर देखिए, आइए अपने देश की मुख्य उपजों चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट आदि के विषय में जानें। हमें इसके बारे में बताया गया है कि इसको कहाँ कहाँ इसकी पैदावार है, कहाँ ये चावल कहाँ कहाँ पैदा होते हैं। तो पहले तो ये नाम दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ क्या होता है? मुख्य ये समझ लीजिए, चावल जो है मुख्य फसल कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है, उत्तर प्रदेश की है और आंध्र प्रदेश, इन सारे हैं। लेकिन जो अगर मुख्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल आएगा आपका। यानी सबसे ज़्यादा अगर पैदावार है तो पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं और उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या है आपका आवश्यक दर्शाएं। इसमें क्या आता है? अधिक गर्मी, अधिक पानी और उपजाऊ चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। आवश्यकताएं क्या होती हैं? मतलब अधिक गर्मी हो, अधिक पानी हो, उपजाऊ हो, चिकनी मिट्टी हो। यहाँ पे क्या होती है? खरीफ की फसल हमारी अच्छी होती है। फिर क्या है? भारत विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। भारत कितना विश्व से लगभग कितना करता है? विश्व का लगभग 22% चावल का उत्पादन करता है। चीन के बाद भारत का विश्व में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान। इसको भी आप इम्पोर्टेंट है, इसको लिख कर लीजिएगा नोट डाउन कि ये भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो आपके देखो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये भी पेपर में अधिकतर आता है कि कितने प्रतिशत चावल जो है भारत का विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भारत में है चावल का उत्पादन होता है, चावल का सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पाए जाते हैं, और दूसरे नंबर भारत किस स्थान पे है चावल में। फिर देखिए ये आपका नक्शा है, ये मैप है भारत का कि कहाँ कहाँ पर प्रमुख क्षेत्र पर कृषि की जाती है और कहाँ पे गौण की जाती है। तो प्रमुख क्षेत्र जो है आपका ये वाला हो जाएगा। मुख्य क्षेत्र जो दिख रहा है ना इस तरीके से, ये जो है चावल उत्पादन का सबसे ज़्यादा एरिया है, यहाँ चावल ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपका इस तरीके से धारी दिखाई जा रही है, इस तरीके से यहाँ चावल होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, ये मैप से आप जान जाओगे कि भारत जो हमारा देश है वहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है चावल। अच्छा, इसके बाद देखिए आपका ये दिखाया गया, ये हो गया। और यहाँ पे चावल बोते कैसे हैं, मतलब यानी कि धान कैसे बुआई होती है, खेती कैसे की जाती है, वो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। फिर आपको इसी के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपको देख लीजिएगा। फिर ये चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा, 7,500 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे चावल बताया गया था, यहाँ पे गेहूं के बारे में बताया गया है। गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। फिर पंजाब है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। यानी कि अगर मुख्य कहें तो ये क्षेत्र आपके आते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ठीक है, बाकी भी आते हैं लेकिन इनमें कम हो जाता है इसकी अपेक्षा। फिर क्या है आवश्यक दशाएं, क्या इसके लिए क्या होना चाहिए? गेहूं के लिए हमें कैसा क्या होना चाहिए? देखो, इसकी दोमट मिट्टी होती है और सामान्य वर्षा होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि खूब ज़्यादा बारिश हो, और सामान्य बारिश भी होगी तो भी ये हमारी गेहूं की उपज अच्छी होगी। इसलिए सिंचाई की आवश्यकता होती। पकते समय गर्मी चाहिए। ठीक है, पकने के समय क्या होती है, गेहूं के लिए गर्मी होनी चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व में गेहूं उत्पादन देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि कहा जाए तो गेहूं में भी हमारा दूसरा स्थान है और चावल में भी भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, विश्व में कह रहा है, लेकिन अगर भारत में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में, और विश्व में अगर पूछा जाए तो दूसरा है, और चावल में भी दूसरा है। ठीक, ये हो गई गेहूं की खेती कैसे होती है, इस तरीके से दिखाया गया है। और जो एरिया ये दिखाया गया है इस तरीके से, यहाँ क्या होती है, गेहूं की फसल होती है ज़्यादा, और ये जो दिखाया गया है इस तरीके से वहाँ कम होती है, लेकिन जो कलर में दिखाया गया यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। फिर देखिए उत्पादन में दिए गए गौण सूची बनाइए। ठीक है, अपने आसपास आपने अपने आसपास के गांव या कस्बे की खेतों में चावल गेहूं की फसलें देखिए। ये फसलें कैसी उगती हैं, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए दालें, अभी तक गेहूं पड़ा, अब यहाँ पे दाल है। दाल में सबसे ज़्यादा पैदावार में आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा क्या आएगा? मध्य प्रदेश। दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में। फिर इसकी दशाएं क्या होती हैं, यानी कि इसके लिए एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में अच्छी होती है। समान वर्षा और कम मेहनत की आवश्यकता होती है, यानी कि दाल बोने के लिए हमें कम मेहनत करनी होती है, और हमें सामान्य बारिश में भी ये हो जाती है, और मिट्टी भी ये प्रत्येक मिट्टी में हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। और एक चीज़ होती है, आपको पता होगा, आपको शायद नहीं पता है, तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि दालों में क्या होती है, नाइट्रोजन की
नाइट्रोजन हमें प्राप्त होता है। दाल बोने से क्या होता है, नाइट्रोजन हमको प्राप्त होता है, मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति होती है मिट्टी में। अगर दाल की फसल होगी तो मिट्टी में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो इससे क्या होता है, हमारी मिट्टी और अधिक उपजाऊ भी बनती है दाल बोने से। ठीक है, इसके दाल बोने से अधिक फ़ायदे हैं। प्रमुख दलहनी फसलें। दलहनी का मतलब होता है कि दालों से संबंधित होता है। अरहर, मटर, चना, मूंग, मसूर, खेसारी आदि प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ठीक है, भारत के ये तो वो दिखाया गया कि कहाँ कहाँ ये बताया गया है। हाँ, ठीक है, और इस पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर गन्ना के बारे में देखिए, गन्ना में सबसे प्रथम स्थान भारत में है तो उत्तर प्रदेश का है, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है गन्ना के मामले में। तो और क्या है, गोल्ड में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और बिहार, झारखंड, गुजरात, यहाँ पे भी क्या है, खेती यानी कि गन्ने की फसल होती है। गन्ना कहाँ कहाँ बोया जाता है वो आपको मैप में, भारत के मैप में ये दिखाया गया है। जहाँ पे ऐसी सिधारियाँ हैं वो सब वहाँ क्या है, गन्ने का ही फसल बोई जाती है, यानी गन्ना ही उत्पादन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हो गया। ठीक है, और उसके लिए कैसी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर, उपजाऊ मिट्टी और गर्म और नम जलवायु होनी चाहिए। कैसा, गर्म और नम जलवायु होनी चाहिए। गन्ने की खेती बताई गई है यहाँ पे चित्र के द्वारा कैसी होती है, और यहाँ पे बताया गया है कैसी जलवायु पाई जाती है। ये हो गया। फिर आ जाइए आप यहाँ पे, आप जिस गुड़ का प्रयोग करते हैं वह किससे बनता है। आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो गुड़ आप लोग यूज करते, जो खाते हो गुड़, वो आपकी किससे बनी होती है, तो गन्ने से बनी होती है। ये तो आपको पता होगा। गन्ने से बनाए जाने वाले एक और खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। गन्ने से क्या होता है, गन्ने से गुड़ बनती है, चीनी बनती है, ये तो पता ही है आपको। फिर बताया गया है आपका चाय। ठीक है, फिर क्या बताया गया है, चाय, कि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ, असम में होती है। देखो फर्स्ट स्थान पे है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो असम आएगा। बाद में तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन पहला नंबर किसका है, असम का हो जाएगा। ये आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन से आते हैं, लेकिन सबसे अगर पहला है तो असम हो गया। और कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए इनके लिए, कैसी दशाएँ होनी चाहिए, तो अधिक वर्षा होती है, गर्मी होती है, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी ना रुके, अन्यथा जड़ें गल जाती हैं। अच्छा, ये जो असम है, असम में ही क्यों पाई जाती है चाय, क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं, वहाँ पे आपकी पहाड़ी ढालें होती हैं, जिससे वहाँ जो बारिश होती है आके निकल जाती है, ठहरती नहीं है, जिससे कि जड़ें गलती नहीं है, इसलिए वहाँ पे अधिक असम में चाय की पैदावार होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चाय की संक्षिप्त कहानी दी गई है यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधीय पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय के बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान व चाय बागाती कृषि कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका इधर कहवा और काफ़ी। देखो कहवा और काफ़ी क्या है, यहाँ पे देखो एक चीज़ ये है, यहाँ पे ये देखो कहवा कहाँ पे होता है और चाय कहाँ होती है। चाय यहाँ होती है जो कि असम है। यहाँ पे देखिए ये असम का एरिया है, यहाँ पे चाय ज़्यादा होती है, यहाँ पे होती है चाय, और यहाँ पे क्या है, कहवा होता है। तो असम में है सबसे, अगर पूछता है कोई कि चाय कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ है, तो असम है। फिर देखिए कहवा और काफ़ी के मामले में क्या है, कहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र को भारत के मानचित्र 2.9 में देखकर चाय और कहवा उत्पादन राज्यों की सूची बनाई है। तो क्वेश्चन दे दिया गया, बताइए मैदानी भागों में चाय की खेती क्यों नहीं होती है। स्वाभाविक है, आप
कि मैदानी भागों में चाय की खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पानी रुक जाएगा, जिससे कि जड़ें गल जाएंगी और हमारी फसल बेकार हो जाएगी। ठीक है, ढुलाई के लिए छोटे बड़े मार्गों को बनाया गया है। ये तो सब ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कपास के बारे में बताया गया है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, कपास कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र में। बाकी इनके साथ में गोड़ आ जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। जूट की फसल सबसे ज़्यादा असम में होती है, बाकी सब गोड़ में आ जाता है। इस तरीके से ये तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, 2 तक तो याद ही कर लीजिए आप लोग कि महाराष्ट्र, गुजरात है, और जूट में असम और पश्चिम बंगाल है। ठीक, वैसे याद कर पाओ तो सारे याद कर लो, लेकिन ये दो तक तो ज़रूर याद करो आगे के। फिर इनकी दशाएं एटमॉस्फेयर कहा गया है। काली मिट्टी होनी चाहिए कपास के लिए। क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपरों में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आप टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि कपास के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो काली मिट्टी है। तो आपको बता दें कैसे याद कर सकते। कपास भी का से है और काली मिट्टी भी का से है, यानी कपास का, काली भी का, तो का से कपास, का से काली। तो इस तरीके से आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म व नम होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, अथवा सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा और न गर्म जलवायु होनी चाहिए। देखिए ये तो इम्पॉर्टेंट है आपका, इससे तो बहुत अच्छे से पढ़िए। पूछा जाता है पेपरों में कि कपास के लिए मतलब कितनी सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तो आपको बता देना होता है कि 100 सेंटीमीटर। आपको पता होगा तभी तो बता पाएंगे कि 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। सिंचाई का तो उचित भाई प्रबंध तो होता ही है। उपजाऊ मिट्टी भी होनी ज़रूरी है, अधिक वर्षा होगी तभी होगा। गर्म और नम जलवायु होनी चाहिए। और ये देखिए इसके मामले में कपास और जूट का ये मैप दिया गया है। यहाँ पे आपके जूट पाया जा रहा है। ये मैप अच्छे से आपके माइंड में छप जाता है, इसलिए इसको दिखाया जाता है कि आपको एकदम याद हो जाए कि ये एरिया जो है हमारा जूट का है और ये हमारा एरिया कपास का है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाइए। अब कपास हमारे किस किस काम आती है, तो आपको पता ही होगा कपास हमारे किस किस काम आती है। गरम होती है कपास, आपको पता है, रजाई बनती है, कपड़े भी बनते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं कपास से। कॉटन होता है, और जूट भी आपको पता है। फिर है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ये भी आप इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं का सकल यानी सकल मतलब कुल मूल्य होता है, या किसी भी देश के विकास के स्तर को बढ़ाता है। ये ना राष्ट्रीय आय का मतलब, अभी राष्ट्रीय आय आया था ना कि कृषि जो है हमारी राष्ट्रीय आय के में वृद्धि करता है। ठीक है, इसी तरीके से तो राष्ट्रीय आय आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय आय क्या होता है। जो राष्ट्रीय आय एक बार फिर देख लीजिए। राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु व सेवाओं का सकल मूल्य होता है। ठीक है, और जैसे हमें कहने का मतलब इसकी भाषा में ना होकर हम अपनी भाषा में समझाते हैं। राष्ट्रीय आय उसे कहते हैं जो एक वर्ष में जो किसान खेती करता है और खेती करने के बाद जो उससे हमें धन राशि प्राप्त होती, जो वस्तु होता है और उससे जो हमें लाभ मिलता है, वही जो उससे लाभ होता है उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। जिससे उससे आय मिलती है, यानी धन राशि मिलती है, उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। और नकदी फसल किसे कहते हैं? दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय यानी विक्रय मतलब बेचने के लिए उत्पादित फसल जिससे क्या होता है नगद आय की प्राप्ति होती है, उसका उपयोग कृषक स्वयं नहीं करता है। नकदी फसल कहने का यहाँ पे देखिए थोड़ा दूसरों के उपयोग अर्थात विक्रय के लिए होती है। मतलब किसान जो है नकदी फसल को स्वयं नहीं यूज कर पाएगा,
करेगा तो थोड़ा करेगा, स्टोर नहीं कर सकता है नकदी फसल को, तो वो दूसरों के लिए ही करेगा ये नकदी फसल। पहली बात, ये नकदी फसल बो के वो क्या करेगा, विक्रय यानी कि बेचने के लिए ही करेगा, ठीक। और उससे क्या, उसे नगद आय की प्राप्त होती है। ये नहीं है कि उसको कई महीनों के बाद उसे धनराशि मिल रही है, उसे नगद आय मिलेगी। इसका उपयोग वो कृषक यानी किसान स्वयं नहीं करता है। फिर विशिष्टीकृत कृषि शब्दावली है, मतलब कहें यहाँ पे क्या है, विशिष्टीकृत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है। ये इम्पोर्टेंट इतना है ये लेसन बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब बड़े होगे ना तो आप समझोगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे जोर दे रही हूँ बार बार कि इनको आप तैयार कर लीजिए। ये विशिष्टीकृत कृषि शब्दावली, मतलब कृषि से संबंधित ये शब्दावली है। एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर हम किसको कहते हैं, ऐसे तो हम नहीं जानेंगे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है। तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। तो आप जब पढ़ लोगे तो आप बता सकते हो किसी को कि मृदा की जुताई होती है यानी मिट्टी की जुताई, और फसलों को उगाना पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, ठीक है। फिर इसे खेती भी कहते हैं, इसे खेती भी कहते हैं। पीसी कल्चर किससे संबंधित है, पीसी कल्चर व्यापारिक स्तर पर मत्स्य पालन है। देखिए, अगर इस तरीके से आप ना कर पाओ तो इस तरीके से केवल याद कर लो कि एग्रीकल्चर है हमारा फसल से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, केवल इतना भी अगर कर लोगे ना तो भी आप तैयार है, समझ लो। पीसी कल्चर बहुत आता है, जो कि समझ लीजिए मत्स्य पालन होता है। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली से, किससे होता है, मछली से। और ये पीसी का केवल मत्स्य पालन हो गया पीसी कल्चर, और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर हो गया सिल्क से यानी रेशम का उत्पादन, यानी सेरीकल्चर यानी कि रेशम से संबंधित है। बस शॉर्टकट थोड़ा सा याद कर लो आप लोग कि सेरीकल्चर किससे है, रेशम से संबंधित है। बीटी कल्चर किससे है, आपका अंगूर से संबंधित है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है पूरी लाइन इस तरीके से याद किया जाए, व्यापारिक स्तर पर अंगूर का उत्पादन, ऐसे नहीं, ऐसे याद करो आप लोग। बीटी कल्चर अंगूर से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन है, और फ्लोरीकल्चर किससे है, फूलों से संबंधित होता है। फ्लोरी का मतलब फ्लावर यानी कि फूलों से संबंधित। एपीकल्चर किससे है, मधुमक्खी से संबंधित है। ओलोरी कल्चर जमीन पर फैलने वाली लतादार सब्जियों की कृषि होती है। इस तरीके से आप इन्हें याद कर लीजिए। अगर ट्रिक लेके चलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और आपने कभी खेती करने और व्यक्तियों को जानने का प्रयास किया है इन्हें कृषि कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। जब भाई ये लोग किसान लोग खेती करते हैं तो इनको समस्याएं भी तो आती हैं, ऐसा तो है नहीं इनको आसानी से खेती हो जाती है। इनको कृषि करते हैं तो इनको अनेक प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। तो इन समस्याओं को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो है बहुत बड़ा ये चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है, समस्याओं से पढ़ाएंगे। मैंने इतना पढ़ा दिया है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके हमें और बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करिएगा, और आज के लिए वीडियो में आपको हम आगे का चैप्टर बताएंगे। थैंक यू।